नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर न्यूज। आज हम बात करेंगे टू मच डेमोक्रेसी, मतलब बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी कैसे हानिकारक हो सकती है, और हम एग्जांपल्स में बात करेंगे कहाँ कहाँ ज्यादा डेमोक्रेसी ने डायरेक्ट इम्पैक्ट किया है इंडियन इकोनॉमी पे। तो आपको पता ही है, एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण समाज के लिए लोकतंत्र बहुत ही आवश्यक है। इससे लोग निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अगर लोकतंत्र वास्तव में इतना अच्छा है तो उसको क्यों ना और से और अधिक उसको प्रैक्टिस किया जाए। दुनिया की बेहतरी के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है कि हमें उसकी अति करने से बचना चाहिए, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की अति होती है तो उससे लोकतंत्र ही पीड़ित होता है और राजनीति भटकती है। एक हम उदाहरण लेंगे, जैसे कि आप केक खाते हैं, केक का जो पहला टुकड़ा खाते हैं तो वो आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप केक के लगातार 10 टुकड़े खा लेते हैं तो 10वें टुकड़े का जो स्वाद होता है वो पहले टुकड़े की तरह अच्छा नहीं होता। जो डेमोक्रेसी है, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ज़्यादा ही अति कर देंगे तो उससे भी इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है, यदि आप किसी चीज़ को बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो बहुत ही खराब होती है। उन्होंने ये भी बोला कि जैसे दवाई को अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो गलत होती है। तो हमेशा हमें हर चीज़ सिर्फ सीमित मात्रा में ही लेनी चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो, तो वह चीज़ अपना मूल्य खो देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी भी उतनी ही मात्रा में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जितनी की हमें ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करने से हमें आगे दिक्कत ही आएगी और डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मीनिंग है, वो बदल जाएगा। तो हमने देखा कि जब से मोदी सरकार आई है, बेसिकली हमने देखा कि जो भी नए रिफॉर्म्स मोदी सरकार जो पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो लेकर आ रही है, उसको डेमोक्रेसी के नाम पर ये सब अपोजिशन पार्टी उस रिफॉर्म को लगने नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, फार्मर्स का जो बिल है, वैक्सीन जो आई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, राम मंदिर है, धारा 370 जो कश्मीर की है उसका मुद्दा है, अफजल गुरु की फांसी है। उन सभी चीजों में जो अपोजिशन गवर्नमेंट है या फिर जो लोग जो करंट गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, वो हमेशा खुलकर सामने आए हैं कि ये गलत है। बल्कि जो मोदी सरकार है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बहुमत से 2014 में भी आई थी और 2019 में और भी ज़्यादा बहुमत से पूरे भारत में बनी थी। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी के नाम पर ये लोग कुछ भी करते हैं, दंगे करते हैं, हमारे देश को जलाते हैं, हमारे देश की जो पेट्रोटिज्म है उसके अगेंस्ट वो बोलते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज। वेलकम अनुज। तो आज हम बात करते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी वो हमारे लिए हार्मफुल क्यों है और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं आगे हमारे फ्यूचर की जनरेशन्स पे, और उससे इंडिया को अब तक क्या क्या नुकसान देने पड़े हैं, या फिर पूरे विश्व में जहाँ भी डेमोक्रेसी है वो क्या क्या नुकसान झेलने पड़े हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दुनिया के बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में बोला हुआ है, क्योंकि देश को चलाना और किसी एक एरिया को चलाना ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। लेकिन हम अभी करंट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। तो अगर हम कुछ कोट्स की बात करते हैं, दुनिया के महान लोगों ने जो कुछ बोल कर गए हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और वो किस पोजीशन पे बैठे हैं, अगर वो कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं या कहीं के चांसलर हैं, कुछ हैं, तो वो कुछ सोच कर ही एक स्टेटमेंट देते हैं। तो हम बात करें अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, तो उन्होंने ये बोला है कि समटाइम्स इफ देयर इज टू मच फ्रीडम एक्सरसाइज देन डेमोक्रेसी विल बी डिस्ट्रॉयड। ये कथन है अब्दुल्ला अहमद बदावी का। उन्होंने बोला है कि अगर कुछ ज़्यादा ही लोगों को आज़ादी मिल जाएगी तो हमारी जो लोकतंत्र है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसा कि अभी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, कि कैसे विरोधियों ने और डिफरेंट डिफरेंट गुटों ने, जिनको कि बाहरी समर्थन भी प्राप्त है, उन्होंने इतना ज़्यादा फ्रीडम के नाम पर चीज़ों को सरकार को झुकाने की कोशिश की है। एक ऐसी स्ट्रांग सरकार जो कि बहुत सारे बहुमत से, जैसे तुमने बोला कि बहुमत से निकल कर आई है और एक स्ट्रांग सरकार चल रही है, उनको परेशान करने की कोशिश की है। तो ऐसा ही एक और कोर्ट है जो यूएस का एक स्टेट है टेक्सास, वहाँ के फॉर्मर गवर्नर ने बोला है, जिनका कि नाम है एन रिचर्ड्स। उन्होंने बोला है, इंग्लिश में पहले बताते हैं, वेल यू नो टू मच डेमोक्रेसी इज अ सॉर्ट ऑफ सैड थिंग। मतलब बहुत ज़्यादा लोकतंत्र एक तरह की बहुत ही सैड चीज़ है और वैसी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी भी बात है, क्योंकि अगर सरकार कुछ करना चाहती है
और हमेशा लोकतंत्र में आपका विरोधी दल या विपक्ष तो रहेगा ही, चाहे वो 1% ही रहे या 0.5% ही रहे। जैसे कि रशिया में है, बहुत ही छोटा सा एक विरोधी दल है, एक विपक्ष का दल है। अगर वो लोग हमेशा फ्रीडम के नाम पर और बोलने के नाम पर और सरकार के सारे एक्शंस और सारे इंटेंशंस को अगर वो डाउन करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये हो जाता है जैसा कि अभी बहुत सारे छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं इंडिया के आसपास, उसमें बाहरी देश जो कि चाइना है, सभी लोग जानते हैं, वो विरोधी पार्टियों को, विपक्षियों को पैसे देकर लोकतंत्र को और ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि विरोधी पार्टियों के पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वो ज़्यादा एक तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार को गिराने की कोशिश कर सकते हैं और सरकार को कमज़ोर करते हैं, उससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। फ्रीडम के नाम पे लोग कुछ भी करते हैं। तो हम अपनी ओर से एक अपना स्टेटमेंट ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोकतंत्र यानी कि यह मात्रा नहीं बल्कि गुणवत्ता है जो कि मायने रखती है। तो आप लोकतंत्र के नाम पर ऐसा नहीं कि बहुत सारी फ्रीडम करें या बहुत सारे जिसकी जो मर्जी है वो बोले और एक तरह से वो पूरा हौच पौच या सब्जी मंडी टाइप की बन जाएगी, सब कुछ भी बोले बोले चले जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है उसमें कोई मतलब नहीं। उसमें गुणवत्ता इस तरह से आती है कि लोकतंत्र के आपका जो संविधान है उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं और उसकी जो समरी है, मतलब ऐसा नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड जाएं। देश के कुछ विरोधी पार्टियों ने ये भी बोला कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो वर्ड बाय वर्ड जाने की बजाय अगर हम संविधान की आत्मा को समझने की कोशिश करें, जैसा कि यूएसए में होता है, वहाँ पर उनके जो रूल लिखे हुए हैं वो रूल को इम्प्लीमेंट करते वक्त या जो कोर्ट है वहाँ पर रूल्स की व्याख्या करते वक्त वो उसकी समरी में जाती हैं कि आखिर इसकी वजह से देश के क्या वैल्यू एडिशन या क्या सही होना चाहिए। तो इस चीज़ की ज़्यादा हमको वैल्यू देनी चाहिए कि लोकतंत्र कितना अच्छी क्वालिटी का है, बजाय कि ज़्यादा स्वतंत्रता और कोई देश के खिलाफ बोल रहा है, कोई प्रधानमंत्री को मारने जा रहा है, कोई सरकार गिराने जा रहा है, कोई चाइना की हेल्प चाह रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा लेते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा। हमने लोगों को वहाँ पर एक बोर्ड पकड़े हुए देखा कि ये ट्रिपल तलाक महिलाओं के खिलाफ है, ये सोसाइटी के खिलाफ है, बच्चों के खिलाफ है। तो बोलने के नाम पर लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अगर ट्रिपल तलाक के मुद्दे को ठीक से पढ़ा जाए, वो सिर्फ ये बोलता है कि आप इतनी सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर तलाक नहीं दे सकते हैं। ये आपका जो शरिया कानून है या जो मुस्लिम कानून है, जो धर्म से रिलेटेड जो कानून है, उसको सुपरसीड करते हुए एक सरकार ने कानून बनाया कि इस तरह से जो ट्रिपल तलाक करेगा, उस पुरुष को एक तरह से क्रिमिनल माना जाएगा, जो कि देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है कि किसी भी तरह से 2 लोगों में जो कि कपल के रूप में रह रहे हैं, किसी भी तरह से लड़ाई हो सकती है। तो पुरुष को ऐसा एक मौका नहीं मिलना चाहिए कि उसके ऊपर एक अपनी वाइफ के ऊपर उसको एक एज है कि उसकी जब मर्जी करेगी तब वो उसको छोड़कर करेगा, तब वो उसको छोड़कर चला जाएगा। मतलब उसे जैसे ही कोई नया ऑप्शन मिलेगा या कोई नई वाइफ मिलने की कोई पॉसिबिलिटी होगी या वो अरेंजमेंट करेगा, तो वो तुरंत तलाक देकर उसको अपने हाल में छोड़कर चला जाएगा। तो सरकार का ये जो नियम था ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन सिर्फ ना सिर्फ जो मुस्लिम संगठन हैं और मुस्लिम विरोधी पार्टियां हैं, बल्कि कांग्रेस ने भी इसका बहुत ज़्यादा सिर्फ वोट बैंक के नाम पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। तो एक तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, जबकि एक ये सीधा साधा एक तरह के एक जो ग्रुप है, मुस्लिम महिलाओं का ग्रुप है, उनको उनका जो जीवन यापन है और जिस तरह से वो रह रहे हैं, एक तरह से श्योरिटी बनाने की कोशिश की थी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई ऐसे छोड़कर आपको नहीं जा सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, चलते हैं अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप वाले केस में जो अभी ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने समर्थकों को संबोधित किया, फिर उन्हें बोला कि वो संसद के पास जाएं, वहां इकट्ठे होकर विरोध करें, लेकिन विरोध के नाम पर उन्होंने एक तरह से पूरा अटैक ही कर दिया। तो संसद के वो अंदर घुस गए संसद में, और वो उस समय घुस गए जिस समय जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके एक तरह से ऑफिशियल मोहर लगनी थी कि हाँ वो हमारे अगले राष्ट्रपति हैं, और 2 हफ्ते के अंदर वो शपथ लेकर अपना राष्ट्रपति का जो कार्यभार है उसको संभाल लेंगे।
तो इन्होंने किया ये कि सब संसद के अंदर चले गए और वहाँ के जो सांसद हैं, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए सीट के नीचे घुसना पड़ा। पुलिस को बहुत लेट बुलाया गया। लोग बोल रहे हैं कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कुछ आदेश था कि जो उनके पहले ब्लैक लाइफ मैटर से रिलेटेड जो अ, पहले प्रदर्शन हुए थे, उनको पुलिस ने बहुत ही जल्दी उसको कवर कर लिया था। लेकिन इसको 3 घंटे तक इन्होंने संसद को एक तरह से बंधक बनाए रखा। और ये अमेरिका है जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है पूरे विश्व की, और ये खुद पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को बचाने का दावा करते हुए ये अफ़गानिस्तान पर अटैक करते हैं, इराक पर अटैक करते हैं, ईरान पर सैंक्शन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पूरे विश्व में लाना चाहते हैं। तो ये एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है टू मच डेमोक्रेसी का। लोगों को इतनी ज़्यादा फ्रीडम है अमेरिका में कि वो देश की संसद में घुसकर, ग्रुप बनाकर देश की संसद में तोड़-फोड़ कर सकते हैं और वहाँ पर पूरी तरह से अफ़रा-तफ़री फैला सकते हैं। तो ये भी एक टू मच डेमोक्रेसी है जो कि एक तरह से अब अमेरिका ने कंट्रोल में ली है। हालाँकि जैसे कि नए जो बाइडेन जब नए प्रेसिडेंट आए हैं, तो उनको उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अमेरिका में जो ये इस तरह की उथल-पुथल का एक जो ट्रेंड चलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उनको कमी करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम अगले पॉइंट पे बढ़ सकते हैं, जो फार्मर्स का बिल है, जो किसान बिल आए हैं, जो कानून बनाए हैं भारत ने। तो ये अगर हम सिर्फ कॉमन सेंस से सोचें, तो जब जो भी सरकार होती है, जब कांग्रेस खुद सरकार में थी, तब वो इस तरह के बिल्स की बात कर रही थी कि फार्मर्स और मार्केट के बीच में जो बिचौलिए हैं, उनको किसी न किसी तरह से हटाना है। इनफैक्ट कई जगह पर उन्होंने मंडियों को भी बंद किया, जैसे बिहार में। तो इस बिल के बारे में जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया है बहुत पहले, जब ये एक तरह से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, मेनली नॉर्थ इंडिया के किसानों ने, और धीरे-धीरे सिर्फ ये जताने के लिए कि पूरे देश में इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, विपक्ष का जो एक इन्वॉल्वमेंट होकर, और जो लोग सरकार से खुश नहीं हैं, जिनकी सरकार ने दुकानें बंद कर दी हैं, वो लोग ज़बरदस्ती इसमें आ रहे हैं। और जो बिचौलिए पहले थे सब्ज़ी मंडी में, जो कि अभी सब बहुत ज़्यादा अमीर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। किसानों से बहुत ही सस्ते में उनकी फसलें खरीदना, सब्जियाँ खरीदना और उसके बाद उसको मार्केट में या कंपनीज़ को बहुत महँगे पे बेचना। तो ये बिचौलिए बहुत ही पैसे वाले हैं, या कुछ किसान भी ऐसे हैं जो बहुत महँगे में कंपनियों को बेचते हैं और वो बहुत पैसे वाले हैं, और उनके पैसों से, या ये भी हो सकता है कि कोई विदेश से पैसा आ रहा है, अदरवाइज़ पिछले 2 महीने से, अभी ये 40-45 दिन हो गए हैं, ये इस तरह का आंदोलन चलना पॉसिबल नहीं था। जबकि तब जब यहाँ पर जो सरकार ने बोला है कि ये बिल हम लाए हैं, अगर इसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन किसानों का और जो तथाकथित जो उनके लीडर हैं, जो ये बोल रहे हैं कि हमको कुछ सुनना ही नहीं है, हम सुनने आए ही नहीं हैं और हम ये सारे बिल सिर्फ़ बंद करा के जाएँगे। मतलब एक तरह से वो ठान कर आए हैं कि हम कुछ डिस्कशन या समझने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। और ये भी एक तरह से चूँकि डेमोक्रेसी में लोगों को विरोध करने का एक तरह से अधिकार मिलता है कि हम बैठकर धरना प्रदर्शन और ये सब कर सकते हैं। लेकिन इसे हम टू मच डेमोक्रेसी का एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ़ धरना प्रदर्शन के नाम पर सरकार जो भी काम कर रही है, उसका विरोध कुछ ना कुछ पैसे जुगाड़ कर, लोगों को इकट्ठा करके उसका विरोध किसी तरह से करने की, और सरकार की छवि ना सिर्फ़ देश में, बल्कि पूरे विश्व में खराब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि सरकार ने अपनी ओर से ये बोला है कि अगर ये बिल काम नहीं करते हैं, तो वो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर से रिव्यू करेंगे, और ये अगर पुरानी ही नीति सही थी, तो पुरानी नीति वापस ला सकते हैं या दूसरे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो लोगों को जो अभी जेन्युइनली इस प्रोटेस्ट का, इस विरोध का समर्थन कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम देश को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसा कांग्रेस ने 60-70 साल चलाया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिफ़ॉर्म लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब वैसे ही चलता रहेगा। और देश के लोग वैसे ही गरीब रहेंगे, देश की जो इमेज है पूरे विश्व में वो भी वैसी रहेगी। मगर अगर हमें चीज़ों को बदलना है, और देश को, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री ने बहुत बार बोला है कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हम लीडर बनना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशंस में एक बड़ी पोज़ीशन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा।
तो हमारे जो फार्मर्स हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में फसल बनाने के बाद भी उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसको बदलने के लिए एक बड़े चेंज की ज़रूरत है। वो चेंज किसी न किसी तरह से लाना पड़ेगा। हालाँकि जो पुरानी व्यवस्था है उसमें जो बड़े किसान हैं या जिन्होंने किसी तरह से तिकड़म लगाकर अपना पैसा कमाने का ज़रिया बना लिया है और बिचौलियों ने स्पेशली, वो उसको बदलने नहीं देना चाहते। वो नहीं चाहते कि बाकी लोगों में जो भी पैसा जनरेट हो रहा है इस पूरी फसल को बेचने से, वो बाकी सारे लोगों में बराबरी से बँटे। वो चाहते हैं कि वो खुद ज़्यादा अमीर हों और बाकी लोग चाहे मरते रहें या कुछ भी होता रहे, तो कोई उनको एक तरह से फ़िक्र नहीं है उनकी। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी या फ्रीडम लोगों को नहीं दे मिलनी चाहिए। तो अगले पॉइंट पर चलें हम, जो कि हमारे देश के लिए इतनी गर्व की बात है कि देश में 2 नई वैक्सीन आ गई हैं, जो देश में ही निर्मित हैं और अभी ना सिर्फ़ देश के लोगों को वो वैक्सीन का टीका लगेगा, बल्कि आस-पास के जो भी श्रीलंका है और नेपाल है और बांग्लादेश है, उनको भी भारत बाँटेगा। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी कंट्री जिन्हें अ, एक तरह से चाइना की वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और जो कि महँगी वैक्सीन अमेरिका से नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भारत से ऑलरेडी डिस्कशन कर रहे हैं कि इस वैक्सीन से रिलेटेड डेटा और इनका जो टेस्टिंग रिज़ल्ट है, वो फ़ॉलो कर रहे हैं। तो ये इस समय वैक्सीन को लेकर और इस कोविड की जो वैक्सीन है, इससे रिलेटेड देश एक तरह से पूरे विश्व में आगे चल रहा है। लेकिन हमारे अपोज़िशन लीडर जो हैं, जैसे कि अखिलेश यादव हैं, उन्होंने बोला कि ये भाजपा की वैक्सीन है। मतलब लोगों ने मुँह दिया है और आपको कोई भाषा आती है, तो आप कुछ भी बोलेंगे इंडिया में फ्रीडम के नाम पर और डेमोक्रेसी के नाम पर। तो वो बोल रहे हैं कि ये भाजपा की वैक्सीन है और उनको विश्वास नहीं है और वो ये वैक्सीन नहीं लगवाएँगे। इस बात का कोई सर-पैर नहीं है। और इस बात को बोलने के बाद उनकी बहुत फ़जीहत भी हुई। खुद मायावती ने सरकार को कांग्रेचुलेट किया कि वैक्सीन हमने बना ली है और ये बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि जब ये कोरोना वायरस बहुत फैल रहा था और जो लॉकडाउन लगा था बीच में, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पूरा विश्व वैक्सीन बना रहा है और हम ताली बजा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, थाली पीट रहे हैं। इस तरह की बातें पूरे विश्व में हुई थी और लोग बहुत ज़्यादा देश की फ़जीहत होने की एक तरह से कोशिश हुई थी पूरे विश्व में। लेकिन अभी जब इन बड़ी कंट्रीज़ के अलावा चाइना और अमेरिका और रशिया के अलावा, रशिया की वैक्सीन तो अभी ख़ैर गायब हो गई है, उसको कोई भी नहीं ले रहा है। इनके अलावा जब भारत सबसे पहले वैक्सीन लेकर आया और ना सिर्फ़ वो लेकर आया बल्कि उसने दूसरे देशों को देने के लिए भी वादे कर दिए कि वो इस तरह से मानवता को बचाएँगे। तो हम कंपैरिज़न देखें कहाँ चाइना अपने देश में लोगों को मरने को छोड़ रहा है। चाइना के पास जो भी वैक्सीन है, जो भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ 18 से 49 साल के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो उनकी वर्क फ़ोर्स है। वो वही सारा काम करते हैं। बूढ़ों को और बच्चों को उन्होंने एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया है। तो चाइना की जो डिटेल है कि कोविड वैक्सीन से रिलेटेड और कोरोना को वो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं अपने देश में, वो हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है इसी चाइना तक का जो हमारा एक सीरीज़ चलाते हैं हम अपनी यूट्यूब पर, उसको देख सकते हैं और उससे ज़्यादा आपको और ज़्यादा डिटेल में पता लग सकता है। तो टू मच डेमोक्रेसी का एग्ज़ाम्पल है इस तरह से कि देश के पॉलिटिशियन सिर्फ़ विरोध करने के नाम पर कुछ भी विरोध कर रहे हैं और जैसा कि लोगों को पता है अखिलेश यादव हालाँकि ये कहीं विदेश से कुछ तो पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन जो भी इनकी हरकतें हैं और जिस तरह से ये बोलते हैं, ये किसी भी तरीके से एक लीडर कहलाने लायक तो छोड़िए, ये देश के नागरिक कहलाने के लायक भी नहीं है क्योंकि ये जब भी बोलते हैं, तो देश की फ़जीहत करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक और मामला देखते हैं जब इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था और एक तरह से सर्जिकल ऑपरेशन उसके पहले किया था। तो इन दोनों स्ट्राइक्स का जब इंडिया ने विश्व में खुलासा किया और पूरा विश्व सकते में था, तो देश के लोगों को ज़रूरत थी उस वक़्त कि वो देश की सरकार के साथ रहें। ये बात बिल्कुल भी सच है कि सरकार ने वहाँ पर कुछ तो काम किया है और इससे एक तरह का बड़ा संदेश क्या है कि भारत अपनी संप्रभुता को और अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और इसके लिए वो अपने दुश्मन को, जैसा कि इज़राइल फ़ॉलो करता है एक रूल कि अगर इज़राइल की सरकार के खिलाफ आपने कुछ भी किया है, तो इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद,
उसके लोग पूरे विश्व में आपको तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक वो आपको ढूंढ के मार नहीं देते। उन्होंने कई ऐसे जो उनके यहाँ पर बम या किसी तरह की आतंकवादी घटनाएं करने वाले जो लोग हैं, जो ईरानी हैं या कोई दूसरे आतंकवादी हैं, उनको उन्होंने 20-20, 25-25 साल बाद जाकर भी मारा है। तो उसी तरह से इंडिया ने संदेश देने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ विरोध के नाम पर, जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं और राहुल गांधी हैं और बहुत सारे विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने ये सबूत मांगा कि आपने एक्चुअल में सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो उसका सबूत आप देश को दें। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए, पॉलिटिशियन तो हैं, कुछ भी बोलेंगे डेमोक्रेसी के नाम पर, लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं वो ऑलरेडी इतना समझते भी हैं, और जो नहीं समझते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये एक तरह की खुफिया स्ट्राइक थी, और इसकी डिटेल देना, उन्होंने कब किया, कैसे किया और कितने बजे किया, ये सारी बताने से एक तरह से वो अगली बार के लिए वो अलर्ट हो सकते हैं पाकिस्तानी, या पाकिस्तान की मदद करने वाला चाइना अलर्ट हो सकता है। वो उसके खिलाफ एक रूल बना सकता है या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना सकता है कि इंडिया दोबारा से ऐसा ना कर पाए। तो इस तरह की चीज़ें खुलेआम मीडिया में इनको नहीं माननी चाहिए थी। वो चाहते तो खुफिया तरीके से मांग सकते थे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस में और विरोधियों में जो है एक तरह से कुछ ट्रस्ट नहीं रह गया। जैसे कि चाइना कोशिश करता रहा है, और बहुत बार ये पता भी लगा है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के फंड्स में उन्होंने पैसे दिए हैं चाइनीज पार्टी ने। तो इस तरह का एक चीज़ है कि जब उन्होंने पैसे दिए हैं बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, तो ये हो सकता है कि वो एक तरह से विरोधियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, और विरोधियों की हेल्प से भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर करके और एक तरह से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जैसा उन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान में कर लिया है, ऑलरेडी नेपाल में कर लिया है। अमेरिका में वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें अभी आरोप लगना शुरू हुए हैं कि चाइना ने उसमें घुसने की कोशिश की है, और उससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो भी है कि कुछ डिटेल्स पता लगे हैं, लोग यूट्यूब में हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से क्या-क्या सबूत सामने आए हैं, जिससे पता लगता है कि चाइना ने कुछ ना कुछ तो यूएस के इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की है और जो बाइडेन को जिताने की कोशिश की है। तो ये एक अभी जो हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक और इन सब की, उससे रिलेटेड विरोधी पार्टियों ने कुछ भी बोला। अब अगली बात करते हैं, ये तो सारे पॉइंट थे जो सरकार पॉलिसी ला चुकी है और जो रूल्स बना चुकी है, कानून बना चुकी है, और सरकार के कुछ एक्शन हैं विदेशी सरकारों या दूसरे राष्ट्रों के अगेंस्ट में। अब बात करते हैं उसकी, जो कि सरकार ने अभी लाना भी शुरू नहीं किया है और लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में ये हमारे जो संविधान है उसका एक आत्मा है कि लोगों को सबको समान कानून है, सब लोग समान रह रहे हैं। लेकिन अभी हिंदू सिविल कोड और मुस्लिम सिविल कोड और शरिया कानून और तरह तरह की चीज़ें, हर जो हमारी जुडिशरी है वो इतनी कॉम्प्लेक्स बनी हुई है इन सारे रूल्स की वजह से, और उन्हीं रूल्स के लूप होल का फ़ायदा उठाकर लोग तरह तरह के क्राइम भी करते हैं और बच के निकल जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरह से लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सरकार इसमें बातें शुरू हुई हैं, लेकिन अभी ये कोड कैसा होगा, इसमें कौन से रूल्स होंगे, क्या रिबेट्स होंगी या लोगों को क्या छूट मिलेगी, वो कुछ भी नहीं आया है। लेकिन जब सीएए के कानून के खिलाफ जब एक विरोध प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा था शाहीन बाग में, तो वहाँ पर लोग प्ले कार्ड लेकर बैठ गए कि हम सिविल कोड को भी रिजेक्ट करते हैं सीएए के अलावा। वी डू नॉट वांट एनी चेंज इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो ये मुस्लिम महिलाएं जो वहाँ पर बैठी थी वो इसको लेकर बैठी। हालांकि वो महिलाएं तो सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए, मीडिया में दिखाने के लिए हैं, उसके पीछे ज़रूर कोई वैसे लोग होंगे जो किसी तरह का चेंज नहीं चाहते हैं, या उनकी इस तरह के जो अभी के रूल हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, उनको उससे फ़ायदा होता है, और सिविल लॉ आने के बाद उनका जो प्रोपेगेंडा है या उनकी जो भी दुकानें चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो है राम मंदिर की पूजा से रिलेटेड। तो जब राम मंदिर की नींव रखी गई, तो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर जाकर पूजा की, और उसका एक सेलिब्रेशन अमेरिका में भी हुआ। लेकिन जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, जो कि जो भी ग्रुप आया था वो बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ और जो देश की सरकार है उसके खिलाफ बिल्कुल थे वो,
और उस खिलाफत के चक्कर में उन्होंने इस भूमि पूजन को भी, जो यूएस में सेलिब्रेशन चल रहा था, उसको भी उन्होंने अपोज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये सही नहीं है, देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और तरह तरह की बातें, जो कि एक तरह से ये है कि आपको फ्रीडम है, आप यूएस में रह रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड है, तो आप इंडिया पर कुछ भी कानून बोल सकते हैं। और जबकि राम मंदिर का जो मुद्दा है, वैसे तो कई सालों से चल रहा था, लेकिन एंड में सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलें सुनने के बाद, चाहे वो हिंदू लॉयर हो या हिंदू पार्टी हो या मुस्लिम पार्टी हो या जितनी भी पार्टियां उसमें इन्वॉल्व थी, सबकी बातें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब ये ऑर्डर आया है, तो दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी उसको कुछ भी बोलने के लिए हालांकि स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह से बात करने का एक सीधा एग्जाम्पल निकल कर आता है कि बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है और लोगों ने एक तरह से विरोध के नाम पर विरोध कर दिया वहाँ पर। पुरानी चीज़ों की बात करें, जैसे और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे अफजल गुरु, जिसने संसद पर हमला करने की जो पूरा मास्टरमाइंड था, जो कि जिसको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू चाइना से भी समर्थन प्राप्त होगा ही। तो उसको जब फांसी दी गई, उसको, पहली बात तो भारत में इतनी डेमोक्रेसी है कि सामने दिखने के बावजूद और सारे सबूत होने के बावजूद, जैसे अफजल गुरु है, अजमल कसाब है, इन सारी चीज़ों को पता होने के बावजूद उन्हें कई साल तक जेल में रखा गया और उनको फेयर ट्रायल देने की कोशिश की गई। वो फेयर ट्रायल मिला और सारे सबूत और सुनने सबके बाद उनको सज़ा दी गई। सज़ा देने के बाद भी उन्होंने प्ली की, एक राष्ट्रपति को प्रार्थना की कि उनकी जो मृत्युदंड दिया गया है उसको मना कर दिया जाए। उसको भी कई सालों तक अटका के रखा गया। उसके बाद उनको बाकायदा जब फांसी दी गई, तो एक तरह से उसके बाद भी लोग अभी बहुत सारे, इनफैक्ट हमारे दिल्ली में जो जेएनयू है, वहाँ पर लोगों ने कई पोस्टर दिखाए और प्ले कार्ड दिखाए कि अजमल कसाब को मारने वाले जो लोग हैं वो अनलॉफुल हैं, वो डेमोक्रेसी को मार रहे हैं, और जबकि सारा कुछ फेयर ट्रायल था। और अगर आप देश की संसद पे हमला करते हैं जिसमें कई लोगों की मौत भी हुई थी, तो एक तरह से एग्जाम्पल रखने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा अपराध है कि आप देश की संसद पर किसी ने कोई हमला किया है, तो उसके बाद भी लोगों ने डेमोक्रेसी के नाम पर उन्होंने बोला कि ये एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या है, और अफजल गुरु जब तक, उसके कातिल जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तो ये एक तरह की बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी सहनी नहीं चाहिए इस चीज़ को, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर भारत में ये सारी चीज़ें सही जा रही हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। धारा 370 जब भारत ने हटाई जम्मू एंड कश्मीर से, और जम्मू और कश्मीर को उन्होंने अलग अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाया, तो उसके बाद ऐसे ऐसे जो स्टेटमेंट आए हैं, जैसे कि कांग्रेस ने बोला कि जब वो दोबारा कभी आएंगे सरकार में, हालांकि उनकी अभी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो वो 370 को दोबारा ले आएंगे। जबकि 370 के बहुत सारे लोगों को नेगेटिव पॉइंट पता है, और 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर में किस तरह से लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों को किस तरह से उनका प्रोग्रेस शुरू हो रहा है, और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो लोगों के बेनिफिट करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह से लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, वो सबको पता है। फिर भी ये जो कुछ लोग हैं जिनकी वहाँ पर दुकानें चल रही थी, जैसे कि अब्दुल्ला परिवार है, फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, तो इन्होंने ये फारूक अब्दुल्ला ये वही हैं जो एक बार राष्ट्रपति बनने के भी कैंडिडेट बने थे, कि ये देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने बोला कि वो चाइना की हेल्प लेंगे आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में दोबारा वापस लाने के लिए। मतलब सिर्फ एक स्टेट में एक रूल को लाने के लिए कोई शख्स इंडिया में इतनी फ्रीडम है उसको कि वो किसी दूसरी गवर्नमेंट से या किसी दूसरे देश से हेल्प लेने की सामने, मीडिया के सामने बात कर सकता है, अपना स्टेटमेंट ऑफिशियली दे सकता है। इतनी ज़्यादा इंडिया में फ्रीडम है। और राहुल गांधी ने भी इसको 370 को बहुत अच्छा बताया कि ये 370 भारत को कश्मीर से जोड़े रखता है, और तरह तरह की उल जलूल बातें जिनका कोई पॉइंट नहीं है। और इन्हीं स्टेटमेंट्स का भी हवाला देकर और इनका चीज़ों को लेकर चाइना ने और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में
भारत की सरकार को एक तरह से नेगेटिव दिखाने की कोशिश की और क्रूर बताने की कोशिश की। और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर चाइनीज़ मीडिया हमेशा कुछ ना कुछ वक्तव्य देती रहती है, जिससे कि देश की सरकार की किरकिरी होने की कोशिश होती है। हालाँकि मोदी सरकार जिस स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और वो सारे कदम ले रही है, जो कि देश के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और देश में ये सारे जो मुद्दे थे, जो कई सालों से और कई दशकों से अटके हुए थे, उन सारे मुद्दों को जल्दी-जल्दी सॉल्व करके अभी वो प्रोग्रेस की ओर ध्यान देना चाहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का जैसे मुद्दा देख लीजिए, हम लोग कितने सालों से या 60-70 साल से उनसे बातचीत चल रही थी। अभी अब मोदी सरकार ने ये बोल दिया है कि कोई बातचीत नहीं है, पहले हम उनको सबक सिखाएँगे, पहले हम डिप्लोमैटिकली पूरे वर्ल्ड में उनको डिफेम करेंगे। एक तरह से पाकिस्तान इस वक़्त टूट की कगार पर है। उनके वहाँ पर जो बलूच हैं और जो अपोनेंट्स हैं, वो सारे अभी इमरान खान अभी 1 महीने से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो पाकिस्तान का मुद्दा एक तरह से ख़त्म कर दिया है। राम मंदिर का मुद्दा मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और कश्मीर को लेकर जो हमेशा प्रॉब्लम होती थी, जो पाकिस्तान को कुछ फ्रीडम मिली थी और खुद राज्य की बहुत सारी सरकारें ऐसी थीं, जो भी चाहे मुफ्ती फैमिली हो, मुफ्ती गवर्नमेंट हो या अब्दुल्ला परिवार की जो भी गवर्नमेंट हो जो कांग्रेस के साथ बनी थी, वो खुद टेररिस्ट के साथ और पाकिस्तान के साथ मिले रहते थे और अपने पैसे बनाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने अच्छे कदम लेते हुए, किसानों की जो हालत ख़राब थी उससे रिलेटेड उन्होंने रूल बनाए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी-जल्दी ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही देश एक तरह से प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन अपोनेंट्स ने सिर्फ़ अपनी सरकार में आने के लिए और सिर्फ़ अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए इस तरह के बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी बोलने की कोशिश की है। तो ये हमको समझना चाहिए कि नो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विल बी पॉसिबल इफ देयर इज़ लॉट ऑफ डेमोक्रेसी। तो अगर हम ये तो सबको पता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप हमें करते हुए 60-70 साल हो गए। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जैसे मलेशिया है, सिंगापुर है, वो कंट्रीज़ हैं अभी ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्री बनने के कगार पर हैं और वो सिर्फ़ 30-35 साल में उन्होंने ये करके दिखाया है। तो ज़रूर ये इस बात को लोगों को मानना पड़ेगा कि हम 70 साल से जो भी करते आ रहे हैं, वैसे तो काम नहीं चलेगा और हमारी बहुत ही स्लोनेस है। जब तक हम डेवलप्ड कंट्री का इस तरह से अगर हम पहुँचेंगे तब तक तो डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्री की डेफिनिशन ही बदल जाएगी। लोग और भी ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाले देश हो जाएँगे। तो ये तो ज़रूरी है, देश में बहुत ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है और रिफ़ॉर्म्स जब आते हैं तो जो पहले से धर्रा चल रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें बदलती हैं। जैसे हम जब खेती होती है, तो जब अगली फसल लानी होती है तो मिट्टी को दोबारा खोद कर उसको उलट-पुलट करना ज़रूरी होता है ताकि जो मिट्टी है, जो खेत है और ज़्यादा उपजाऊ बने और अगली बार और ज़्यादा उसमें फसल हो। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो उथल-पुथल तो होगी और लेकिन ये जो टू मच डेमोक्रेसी है जो हमारा आज का टॉपिक है, वो अगर हालाँकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से और ये सारे जो भी सरकार के अगेंस्ट जो भी अ, विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इस तरह की हरकतें हुई हैं, उसको बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से उसको होने दिया है और उनको डेमोक्रेटिक तरीके से परास्त किया है। तो उसके लिए सरकार की बहुत तारीफ़ करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अगर ये विरोध प्रदर्शन और ये सब ना हो, तो सरकार अपनी ताकत को और अच्छे तरीके से और ज़्यादा रिफ़ॉर्म्स लाने में लगा सकती है और भारत और तेज़ी से एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ओर बढ़ेगा, एक विश्व ताकत बनने की ओर बढ़ेगा। राइट। तो दोस्तों, हमने देखा कि टू मच डेमोक्रेसी इज़ नॉट गुड और ये क्या-क्या नुकसान ला सकती है और जो भारत की जो हमने बेसिकली ग्राफ दिखाया है कि इतनी सरकारें आई, लेकिन उसमें वो रिफ़ॉर्म्स नहीं कर पाए, राइट? तो ये रिफ़ॉर्म्स इवन मोदी पूरी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट में है, फिर भी वो इसमें इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस या रिफ़ॉर्म नहीं लेके आ पाए। तो इसमें एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे सोसाइटी होती है, सोसाइटी में कोई अध्यक्ष चुना जाता है, तो हमारे कोई पड़ोसी उससे खुश होता है, कोई नहीं खुश होता है, राइट? तो हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है, वो सिर्फ़ 50% लोगों से इलेक्ट होती है और जो बाकी के जो 50% लोग हैं या फिर 30% जैसे
मोदी सरकार 70% वोट लोगों से चुनी गई थी, तो 30% लोग हैं वो हमेशा नाखुश रहेंगे सरकार से, क्योंकि वो मोदी को पसंद ही नहीं करते, राइट। तो ऐसे में जो नॉन मेजोरिटी है वो हमेशा कोई भी रिफॉर्म आए, चाहे वो देश की भलाई में हो या ना हो, वो हमेशा उसके अगेंस्ट देश को जलाते रहेंगे, दंगा करते रहेंगे, और ये चीज़ कंटिन्यू होती रहेगी। तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। डेमोक्रेसी के ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए कि जितनी डेमोक्रेसी ज़रूरी है उतनी ही अप्लाई हो, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं होनी चाहिए, राइट अनुज? राइट। सो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। अगले बार एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे। स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।